1 सितंबर 2025। तंजीम का एक बेहद आलीशान होटल, जहां एससीओ समिट के लिए दुनिया के कई शक्तिशाली नेता इकट्ठा हुए थे। बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर एक ऐसी हलचल चल रही थी जिसकी गूंज जल्द ही हिंदुस्तान तक पहुंचने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क थीं। प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया। मोदी अपने निर्धारित गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, मगर अचानक सुरक्षा टीम उनका रास्ता बदल देती है। रूसी खुफिया अधिकारियों का एक मजबूत घेरा बनता है और अगले ही पल प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी छोड़कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हाई सिक्योरिटी लिमोजीन में बैठ जाते हैं। डिप्लोमेसी की दुनिया में ये बेहद असामान्य दृश्य था। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति की गाड़ी में। जैसे ही लिमोजीन के दरवाजे बंद हुए, घटनाओं ने एक थ्रिलर जैसी दिशा ले ली। दोनों नेता लगभग 10 मिनट तक उसी बंद गाड़ी में बैठे रहे। गाड़ी अपनी जगह से हिली तक नहीं। फिर अचानक काफिला आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में तस्वीरें इंटरनेट पर फैल जाती हैं। दुनिया भर के मीडिया चैनल इसे गहरी दोस्ती का प्रतीक बताने लगते हैं, लेकिन असल कहानी कुछ और थी। ये दोस्ती का प्रदर्शन नहीं, बल्कि संभावित खतरे से बचने की एक सोची समझी रणनीति थी। वेन्यू पहुंचने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई। न मोदी बाहर आए, न पुतिन। करीब 45 मिनट तक दोनों नेता उसी गाड़ी में रहे। उसी दौरान एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड लाइन जुड़ती है। दूसरी तरफ थे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। एक संदिग्ध संदेश इंटरसेप्ट हुआ था और संकेत मिल रहे थे कि प्रधानमंत्री की आधिकारिक गाड़ी सुरक्षित नहीं थी। मोदी शांत स्वर में स्थिति की जानकारी मांगते हैं। जवाब आता है, खतरा समिट स्थल से नहीं, बल्कि सीमा पार बैठी किसी ताकत से जुड़ा हुआ है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बड़े असैसिनेशन प्लॉट की आशंका जताई थी, जिसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन होने की बात सामने आई। गाड़ी के भीतर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। इस साजिश को समझने के लिए कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। 27 अगस्त 2025, ढाका। एक लग्जरी 5 स्टार होटल में लगभग 50 साल का एक विदेशी व्यक्ति चेक इन करता है। उसके साथ 3 बड़े सूटकेस थे। उसने खुद को बिजनेसमैन बताया, लेकिन उसकी असली पहचान कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वो एक प्रशिक्षित कोवर्ट ऑपरेटिव था। सूटकेस में बिजनेस फाइलें नहीं, बल्कि हाईटेक उपकरण, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑपरेशन से जुड़े उपकरण मौजूद थे। उसका उद्देश्य एक गुप्त कमांड सेंटर स्थापित करना था। योजना ये थी कि सही समय आने पर वो एक हिट टीम को निर्देश देगा। उसका लक्ष्य भारत के प्रधानमंत्री। हमले को इस तरह डिजाइन किया गया था कि जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन पर जाए, जबकि असली योजना कहीं और से संचालित हो। लेकिन योजना बनाने वालों ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने भारत की खुफिया निगरानी को कम आंका। भारत की एजेंसी रॉ और रूस की एसवीआर ने कुछ असामान्य रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट किए। एन्क्रिप्शन पैटर्न बेहद उन्नत था और गतिविधि ढाका और समिट लोकेशन के बीच सक्रिय पाई गई। तुरंत नई दिल्ली में आपात बैठक बुलाई गई। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी और एजेंसियां एक साथ बैठी। संकेत साफ थे, एक हाई वैल्यू टारगेट खतरे में है। निर्णय लिया गया कि हमलावर के कमांड नेटवर्क को ही खत्म करना होगा। यही कारण था कि 1 सितंबर की रात प्रधानमंत्री को उनकी तय गाड़ी में बैठने से रोका गया। ऑपरेशन शुरू हुआ। साइलेंट टेक डाउन। ढाका के उसी होटल में ऑपरेटिव अंतिम तैयारियां कर रहा था। उसे विश्वास था कि योजना सफल होने वाली है, लेकिन अचानक सब बदल गया। कुछ ही देर बाद वो अपने कमरे में मृत पाया गया, बिना गोली, बिना शोर। ऑपरेशन खत्म हो चुका था। बताया जाता है कि एक विशेष केमिकल के जरिए उसका नर्वस सिस्टम कुछ ही सेकंड में बंद हो गया। कमांड लिंक टूटते ही
पूरा कथित ऑपरेशन ध्वस्त हो गया। इसके बाद घटनाएं और रहस्यमयी हो गईं। विदेशी अधिकारियों ने तुरंत होटल को अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय जांच लगभग रोक दी गई और संबंधित सामग्री कब्जे में कर ली गई। डिजिटल रिकॉर्ड्स तेजी से गायब होने लगे, जैसे उस व्यक्ति का अस्तित्व कभी था ही नहीं। कुछ दिनों बाद आधिकारिक बयान जारी हुए, जिनमें किसी भी ऑपरेशन से इनकार किया गया। 2 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री सुरक्षित भारत लौट आए। अगले दिन दिल्ली के कार्यक्रम में उन्होंने मन से एक ऐसी बात कही जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आप तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि मैं गया था या इसलिए कि मैं वापस आ गया हूं? यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि शायद एक संकेत था। इसके बाद उनकी कई अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं अचानक स्थगित कर दी गईं। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी जोखिम से बचना चाहती थीं। इसी बीच दक्षिण एशिया के कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी, जिससे क्षेत्रीय संतुलन पर सवाल उठने लगे। क्या ये सब महज संयोग था या फिर बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा? इतिहास बताता है कि वैश्विक शक्तियां अक्सर अपने हितों के लिए परोक्ष रणनीतियां अपनाती रही हैं। जब कोई देश स्वतंत्र नीति अपनाता है तो तनाव बढ़ना असामान्य नहीं होता। लेकिन सच क्या था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ढाका की वो घटना, इंटरसेप्ट किए गए संदेश और प्रधानमंत्री का वो बयान, इन सब के बीच संबंध क्या था? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ सुरक्षा सतर्कता थी या वास्तव में कोई बड़ा खतरा टल गया था? अपनी राय जरूर बताइए।